आज का टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। इसकी हम लेबोरेटरी रेफरेंसेस गाइड पढ़ेंगे विद क्लिनिकल इंडिकेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नीतीश कुमार आपका। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सीबीसी। सीबीसी जरूरी क्यों? कंप्लीट ब्लड काउंट एक प्राइमरी और बेसिक स्क्रीन टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है। इसका काम हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और इम्यून सिस्टम को एनालिसिस करना है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के लिए इससे सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये हर एक मेजर ब्लड सेल्स लाइन के बारे में डीप इंसाइट देता है। अब पैरामीटर जो है हम लोग उसमें पहला पैरामीटर आता है हेमोग्लोबिन एचबी। तो पहले बात करते हैं एचबी क्या इंडिकेट करता है। तो एचबी का जो कोड मीनिंग है, ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने वाले प्रोटीन जिसको कि हेमोग्लोबिन कहते हैं, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। इसका नॉर्मल रेंज पुरुषों में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपको यूनिट भी याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर माना गया है कि ये नॉर्मल रेंज है। अब देखते हैं कि इसमें अगर ये एच बी जो है नॉर्मल रेंज से हाई का आता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो हाई का मतलब है कि पहला होता है कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। और दूसरा होता है पॉलीसाइथीमिया यानी कि एक्सेसिव आरबीसी प्रोडक्शन, जब हमारे शरीर में आरबीसी ज़्यादा हो जाता है तब हाई होता है, या फिर शरीर से पानी की कमी हो जाती है तब भी मात्रा हाई दिखती है। क्रॉनिक स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। और फिर हाई एल्टीट्यूड लिविंग, ये जो है एक एल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है। आप पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को देखते होंगे कि यहाँ गालों पे लाल लाल हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एचबी की मात्रा ज़्यादा होती है। वो एल्टीट्यूड। तो अब हेमोग्लोबिन का जो है क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो आइए वो समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि लो का क्या मतलब है। तो लो का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है वो होता है एनीमिया। सबसे पहली बात कि अगर एचबी कम होती है तो एनीमिया, जिसको कि खून की कमी हम कह देते हैं आम भाषा में, ये जो है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों दोनों कारण से हो सकते हैं। और इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो तो या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है। आप खा पी कम रहे हो भाई, हो सकता है कि थोड़ा बजट प्रॉब्लम हो, या फिर और भी कारण है, काम के स्ट्रेस और भी बहुत तरह से जो हम खाते नहीं हैं, और खाते भी हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं जिससे कि हमें ब्लड बनता है। दूसरा होता है कि ब्लड लॉस, चाहे हेमरेज हो रहा हो, कहीं कट वट गया हो, या फिर किसी डिजीज के केस में जो है ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे कि कभी कभी किसी किसी का दांत बहता है, महिलाओं में जो है पीरियड्स आते हैं तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो उससे भी एचबी की कमी हो सकती है। इसमें जो है सस्पेक्टेड केस जो है वो और उसकी डायग्नोसिस क्या होगी। तो इसमें आती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, किसी लंबे समय से चल रहे डिजीज के कारण एनीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारे जो है आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है, इसलिए जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद इसके लिए जो है हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं। तो इसमें आता है आयरन प्रोफाइल, जिसमें कि सीरम आयरन, फेरेटिन और टीआईबीसी। टीआईबीसी यानी होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आपके शरीर आयरन बना मतलब आप आयरन इंटेक तो कर रहे हो, बट आपके शरीर से बाइंडिंग बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर मात्रा में आयरन लेते हैं बट हमारा जो है एच बी बनता नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी टीआईबीसी यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। हमारी बॉडी की कैपेसिटी ही कम है आयरन बाइंडिंग करने के लिए, तो हमारी एच बी कम ही बनेगी। फिर B12 और फोलेट लेवल्स भी चेक करना होता है। और अगर उससे भी कुछ डायग्नोस नहीं हो पाए तो स्टूल ऑकुलेट और ब्लड टेस्ट जो है, स्टूल में कितना ब्लड आ रहा है उसका टेस्ट करते हैं। तो अब ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान क्या है। वैसे तो हर डॉक्टर का अपना अपना होता है ट्रीटमेंट का और एक्शन प्लान, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट एक्शन प्लान है वो है आयरन का सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो काउजेज हैं जैसे कि किसी का पीडिया हो रहा है, किसी के महीने में जो है ज़्यादा ब्लड आ रहा है, या फिर और कोई भी काउजेज हो, तो एक सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो होती है हम उस पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। साथ में जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। अगले पैरामीटर में आता है आरबीसी काउंट।
जब आप सीबीसी की रिपोर्ट देखोगे तो पहले आएगा एचबी, उसके बाद आएगा आरबीसी काउंट, और भी बहुत सारे आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारे के सारे बात करते हैं आरबीसी काउंट की। तो आरबीसी काउंट में हम बात कर चुके थे अभी तक। क्या इंडिकेशन, अरे भाई कहाँ तक थे। अब अगला पैरामीटर है एमसीवी, यानी कि मीन कॉर्पोरेशन वॉल्यूम। ये क्या इंडिकेट करता है, तो इसका इंडिकेशन है ये एक सिंगल आरबीसी, एक एक सिंगल आरबीसी के एवरेज साइज को इंडिकेट करता है। ये एनीमिया का टाइप पता करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन से टाइप का एनीमिया है। कुछ जैसे इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100। इसके अगर आपका एमसीवी हाई है तो इसका एमसीवी हाई का मतलब होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया यानी कि मैक्रो, यानी दो दो वर्ड होता है, माइक्रो और मैक्रो, एम आई सी और एम ए सी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा हो जाना, अपने साइज से बड़ा हो जाना। इसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। ये जो है नॉर्मली दिखता है B12 और फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया में। तो इससे हमें पता चलता है ये किस प्रकार का एनीमिया है। और लो का मतलब है अगर माइक्रोसिटिक हो गया, एमआईसी वाला माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, तो इसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। और ये जो है खास करके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर थैलेसीमिया में होता है। तो अब आपको जो है एमसीवी से दो चीज पता चल जाएगा। अगर एमसीवी हाई है तो वो बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी है। और अगर लो है तो ये जो है आयरन डिफिशियंसी है या फिर थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। अब सस्पेक्टेड केस जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, उसमें जो है हम मेगोब्लास्टिक एनीमिया एमसीवी अगर बढ़ जाता है तो उसमें रखते हैं। और लो एमसीवी में जो है हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया को रखते हैं। तो इसके आगे का जो अगर ये कम आता है तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है सीरम विटामिन B12, सीरम फोलेट, सीरम आयरन प्रोफाइल और हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोट्रॉपिस करते हैं। अब इसके आते हैं आगे ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान में। तो विटामिन B12 का इंजेक्शन ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हैं, ऑरल फॉलिक एसिड दे सकते हैं, थेरेपेटिक आयरन सप्लीमेंट्स, और जो भी आपकी डायग्नोसिस बने उसके हिसाब से बाकी की दवाइयाँ देंगे। अब आते हैं एमसीएच, मीन कॉर्पोरेशन वॉल्यूम। ये क्या इंडिकेट करता है, ये डिनोट करता है कि एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का एवरेज वेट या अमाउंट कितना है। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 33। इसके हाई का क्या मतलब है, हाई का मतलब है मैक्रोसिटिक एनीमियाज, जो कि बड़े साइज के आरबीसी हीमोग्लोबिन कंटेंट के प्रोपोर्शन बढ़ता है। अब लो का क्या मतलब है, लो का होता है माइक्रोसाइटिक, एमआईसी वाला, यानी कि छोटा हो रहा है। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आरबीसी हाइपोक्रोमिक मतलब उसमें जो क्रोमेटिन की मात्रा यानी कि जो रंग की मात्रा है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण आरबीसी पेल कलर, पेल यानी कि जो सरने वाला जो पीला रंग होता है वो उस रंग का होने लगता है, मतलब लाल से जो है थोड़ी सी धूमिल होने लगती है। और साइज में भी छोटे होने लगते हैं जब ये लो आएगा तब। और सस्पेक्टेड केस क्या होता है, तो सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया का सिंड्रोम्स हो सकते हैं। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड क्या होता है, तो कंप्लीट आयरन प्रोफाइल फिर से करना पड़ता है। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी पेरिफेरल ब्लड जो स्मीयर होता है उसको बना के हम चेक करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट एक्शन प्लान, जैसा मैंने पहले बताया कि हर डॉक्टर का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ओरल और इंजेक्टेबल आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की या तो गोलियां या फिर आयरन के जो सप्लीमेंट्स जो इंजेक्टेबल होते हैं वो देते हैं। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि आयरन रिच हम लोग फल सब्जियां खाने के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करते हैं। तो अगला पैरामीटर है MCHC। ये आरबीसी के दिए गए वॉल्यूम में हेमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन यानी कि सेल के कलर डेंसिटी को डिनोट करता है। नॉर्मल रेंज 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसके हाई का मतलब जो है वो होता है वो हेरिडिटी होता है, सीवियर बर्न पेशेंट में होता है, अगर पेशेंट ज़्यादा बर्न होता है तो उसमें होता है।
इसका जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो अगर लो आता है तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की तरफ जो है इंडिकेट करता है। क्रोनिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की तरफ करता है, जिसमें कि अभी जस्ट मैं बताया था कि आयरन एचबी जो है पीली होने लगती है। अब आर सस्पेक्टेड केस जो आरबीसी का जो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एडवांस स्टेज जो आयरन डिफिशियंसी होती है, जो हायर स्टेज होती है, वो हो सकता है। इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कहते हैं करते हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट ही करता है। और ऑस्मोटिक फैगलिटी टेस्ट भी हम लोग किसी किसी कंडीशन में करवाते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान में। तो ट्रीट द सीधी सी बात है कि मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजी करेंगे और अंडरलाइन कंडीशन को करेंगे, और जो सिम्टम्स पेशेंट बता रहे हैं उस सिम्टम्स के आधार पे हम ट्रीटमेंट देंगे। और जो है स्पेसिफिक आयरन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देंगे, जिसमें कि आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स हम ज़्यादा कहते हैं खाने के लिए। और फिर अगला पैरामीटर है RDW, यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये आरबीसी के साइज में वेरिएशन या अंतर को इंडिकेट करता है। यानी सभी कोशिकाओं एक सी हैं या अलग अलग की है, इसको जो है ये इंडिकेट करता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 11 से 15% होता है एडल्ट के अंदर। हाई का मतलब आरबीसी साइज वेरिएशन, अगर ये कुछ ज़्यादा ही हाई जा रहा है, यानी 11 से 15 से ज़्यादा जा रहा है, 16 17 18 20 तक कभी कभी चले जाता है, तो ये दिखाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन है, मिक्स डिफिशियंसी है। और ये इंडिकेट करता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या मिक्स डिफिशियंसी एनीमिया को कंफर्म करता है। या तो हो सकता है कि आप खाना कम खा रहे हो, या फिर और भी बहुत सारे कारण, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, वो मिक्स करके है, वो भी करता है। इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट में अगर लो आता है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, सस्पेक्टेड केस होता है मिक्स डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें कि आयरन प्लस B12 दोनों की डिफिशियंसी होती है। और अर्ली स्टेज आयरन डिफिशियंसी, जो कभी कभी शुरुआती के दौर में जब आयरन डिफिशियंसी होती है, तब ये इसमें अंतर आता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें रिक्वायर होता है। आयरन प्रोफाइल चेक करते हैं, विटामिन B12 की लेकर लेवल जो है वेरीफाई करते हैं, ताकि जो हम B12 की सप्लीमेंट्स चला सके। रेटिकुलोसाइट को जो है मॉनिटर करते हैं। ट्रीटमेंट एक्शन प्लान में फिर वही आएगा, करेक्ट दिस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड सप्लीमेंट थेरेपी में हमारे फिर वही आएगी कि आयरन सप्लीमेंट्स। बताओ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसको कि टीएलसी कहते हैं। टीएलसी इसलिए कहते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसलिए इसे टीएलसी कहते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है, इसके हम बारे में हम समझेंगे। तो ये खून में सफ़ेद रक्त कोशिका, जिसको कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, कि ये कुल संख्या को बताता है, जो बॉडी में इम्यूनिटी लेवल और इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी को डिनोट करता है। नॉर्मल रेंज जो है इसका 4000 से 11000 माइक्रो यूनिट होता है, जिसको कि सिंबॉलिक में म्यू 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 पर लीटर कहते हैं। हाई इसके हाई लेवल का मतलब है ल्यूकोसाइटोसिस। ये जो है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर टिश्यू इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया और स्ट्रेस को बताता है। ल्यूकेमिया होता है जिसको कि ब्लड कैंसर कहते हैं, वही ल्यूकेमिया होता है। अब इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है? अगर लो हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स का गिर जाना, मतलब कम हो जाना, वो ल्यूकोपीनिया होता है। ये जो है वायरल इन्फेक्शन में होता है, बोन मैरो सप्रेशन में होता है, जब हमारा बोन मैरो सप्रेस होने लगता है, और इम्यून बहुत सारे इम्यून कंपटीशन में होता है, और सेप्सिस कंडीशन में ये लो होने लगता है, जब हमारे शरीर में सेप्सिस होने लगता है। अब सस्पेक्टेड केस क्या हो सकता है? तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, जिसको कि ल्यूकेमिया कहते हैं, वो हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है ब्लड कल्चर होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको कि CRP कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, DLC ट्रैकिंग। अगर शरीर में इसके साथ साथ
हड्डियों के जोड़ों में जकड़न में जो है दर्द आने लगी तो सी रिएक्टिव प्रोटीन सबसे कॉमन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में से माना गया है। अब ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान हर डॉक्टर का अलग अलग होता है, फिर भी जो कॉमन ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान है वो है टारगेटेड एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और कौन सी एंटीबायोटिक्स किस कंडीशन में चलानी होती है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सपोर्टेड केयर करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये बॉडी के फर्स्ट रिस्पॉन्स है जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरिया से लड़ने और एक्यूट इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। जिसका कि नॉर्मल रेंज जो एडल्ट में है वो 40 to 70% होता है। मतलब क्या है? हाई का मतलब सीधा सीधा है कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट टिश्यू इंजरी, एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनेजमेंट की। तो लो का क्या मतलब है? जब भी पेशेंट हमारे पास जो है लो कंडीशन में आता है तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग इंड्यूस एग्रोनोसाइट्स हो सकता है, सीवियर सीमेटोपैथी स्टेट हो सकता है, सस्पेक्टेड केस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। अब एक्यूट प्रोग्नोस्टिक इन्फेक्शन या एप्सिस अपेंडिक्टिक और न्यूमोनिया का हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। अब आगे बात करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो रिपीट डीएलसी काउंट, लोकल साइट्स कल्चर जिसमें कि यूरिन ब्लड और पस कल्चर करते हैं, ईएसआर करते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक्स करते हैं। ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम और कल्चर सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स करते हैं, इमीडिएट सोर्स को जो है कंट्रोल करते हैं, जहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स है उसको कंट्रोल करते हैं। अगला पैरामीटर है लिम्फोसाइट्स। ये क्या इंडिकेट करता है? ये मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन से लड़ने या और एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडी बनाकर इम्यून मेमोरी तैयार करने में काम करते हैं। नॉर्मल रेंज 20 से 40% होता है। इसके हाई का मतलब है वायरल इन्फेक्शन जो कि डेंगू, चिकनगुनिया और मोनोन्यूक्लियोसिस में होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस टीबी के केस में, और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। अब इसकी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है ये जैसे कि इसमें लो हो जाए तो इम्यूनोडिफिशियंसी स्टेट या एचआईवी एड्स की जो कंडीशन होती है उसमें ये कम हो सकता है। और एडवांस कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करने से, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उस केस में भी हो सकता है। और कीमोथेरेपी जिनकी चलती है उनका भी लो आ जाता है। तो सस्पेक्टेड केस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो वायरल फीवर है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर जो टीबी बनता है उस कंडीशन में भी लो आती है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो वायरल सीरोलॉजी टेस्ट होता है, ईएसआर होता है, मोंटॉक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, चेस्ट एक्सरे होता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव जो हमें दिख रहा है वो एंटी वायरल ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में एंटी ट्यूबरकल थेरेपी जिसको एटीटी कहते हैं, इफ अगर टीबी पॉजिटिव हो तब। और इम्यून सपोर्ट भी हम साथ के साथ देते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स, अगला पैरामीटर्स है मोनोसाइट्स। ये मैक्रोफेज होते हैं जो कि डेड ब्लड सेल्स को साफ करने और क्रोनिक इन्फेक्शन को ठीक करने को इंडिकेट करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 2 से 8% होता है एडल्ट्स में। हाई का मतलब है क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, सबक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्टेसिस जिसको एसबीई कहते हैं, मलेरिया और काला आजार में ये हाई हो जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनेजमेंट। अगर लो हो जाए तो बोन मैरो फेल्योर है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, इंटेंसिव कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपिसिस। अब तभी से बार बार जो है एनीमिया के 3-4 प्रकार आ रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया आ रहा है, ए प्लास्टिक एनीमिया आ रहा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आ रहा है, फॉलिक डिफिशियंसी एनीमिया आ रहा है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। सस्पेक्टेड केस जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से रिएक्शन हो सकता है, सिस्टेमिक क्रोनिक एग्रेनुलेशन और डिसऑर्डर प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो सकता है।
तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो हम उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग प्रोफाइल, मलेरिया एंटीजन टेस्ट कराएंगे, और ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल जो स्पेसिफिक रूप से दिया जाता है वो देंगे, एंटी ट्यूबिकुलर देंगे, और एंटी मलेरियल रिएजमेंट्स डिटेक्शन के आधार पे देंगे। अगला पैरामीटर आता है इसेनोफिल्स। ये क्या इंडिकेट करता है? ये मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि अस्थमा और पैरासिटिक इन्फेक्शन, पेट में जो कीड़ा हो जाता है उसको करता है। ये के खिलाफ जो है बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है उसको डिनोट करता है। इसकी नॉर्मल रेंज एडल्ट में जो है 1 to 6% होती है। हाई का मतलब क्या है? हाई का मतलब है इसिनोफिलिया, एलर्जिक डिजीज, अस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, बार बार जो है एलर्जी आना, और जो है नाक बहना, पैरासाइटिक एंड वर्म इन्फेक्शन, कोई पैरासाइट आ गया या फिर वर्म आ गया, तो उसमें जो है इसिनोफिल्स बढ़ जाता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट में बात करें तो लो जो है एक्यूट स्ट्रेस लेवल, अगर स्ट्रेस लेवल है तो उससे भी होता है, लो हो जाता है। सिस्टेमिक शॉक, जिसको कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, उसमें हो सकता है। और इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस स्टेरॉइड का यूज करने से ये एलिवेट होता है। सस्पेक्टेड केस डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको कि ब्रोंकियल अस्थमा, इंटेंशनल वर्म इन्फेक्शन और ड्रग एलर्जीज में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये लो हो जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, जिसमें कि स्टूल एग्जामिनेशन था। स्टूल एग्जामिनेशन में ओवा एंड सिस्ट को हम एग्जामिन करवाते हैं। एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, जिसमें कि अपना एक सीपीएम है, और भी बहुत सारे एंटीहिस्टामिन्स है। और ओरल के तौर पे भी दे सकते हैं, इनहेल्ड के तरफ भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, और डी वार्मिंग थेरेपी जिसमें कि अल्बेंडाजोल आता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आम कंडीशन में नहीं देते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो एक डॉक्टर अपनी सलाह से देगा। अगला पैरामीटर की बात करें तो अगला पैरामीटर है बेसोफिल्स। ये क्या इंडिकेट करता है भाई? तो ये जो है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेशन और हिस्टामिन रिलीज करने वाली कोशिकाओं होती है। ये जो बेसोफिल्स है ये एडल्ट में इसकी रेंज 0 to 1% होती है। अगर ये हाई जाता है तो इसका मतलब है क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टेट है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, और मेलो मेलोप्रोलेटिव डिसऑर्डर है। अब बात ये करते हैं कि ये अगर बेसोफिल्स ये एलर्जिक रिएक्शन और हिस्टामिन रिलीज करने वाली कोशिकाएं हैं, तो हिस्टामिन इन्फ्लामेशन काउज करता है, और अगर इन्फ्लामेशन बढ़ा है तो हिस्टामिन की मात्रा बढ़ेगी। इस तरह से आप याद कर सकते हो, और याद करने में आपको आसानी होगी। तो अगर ये लो जाता है तो लो का मतलब है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इज एक्सट्रीमली रेयर रेयर, यानी कि लो बहुत ही रेयर कंडीशन में जाता है, क्योंकि इसका बेस लाइन जो है वो बहुत ही लो है, यानी कि 0 से 1% ही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 1% ही होता है, तो ये 0 से लो क्या ही जाएगा, माइनस में तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो ये इसका जो बेस लाइन ही जब लो है तो इसका लो का कोई मतलब ही नहीं होता। जब ये हाई जाता है, तो हाई जाता है तो अभी हम जस्ट बताए थे कि ये माइलोप्रोलाइटिएटिव डिसऑर्डर की ओर इशारा करता है, क्रोनिक बेसोफिलिक हाइपरसेंसिटिविटी की ओर इशारा करता है। तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो बोन मैरो एस्पिरेशन एंड साइटोजेनिक एनालिसिस होता है। बोन मैरो के बीच में एक फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है, उसकी हम जांच करवाते हैं, उससे पता चलता है, वो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान क्या होता है? तो स्पेशलिस्ट हेमाटोलॉजिकल और ओंकोलॉजिकल इंटरवेंशन बेस्ड ऑन बोन मैरो का आउटकम्स जो भी आता है उस पे हम स्पेशलिस्ट जो है हेमाटोलॉजिकल और ओंकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगला पैरामीटर है प्लेटलेट काउंट्स। और इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि अभी इससे पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कर चुके हैं। अगर अभी तक में आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को बजा दे,
ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आते रहे। और हमारी सिर्फ ये वीडियो और अगले कुछ वीडियो से क्लिप ही फ्री है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो हमारा फ़ोन नंबर जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्स परचेज करने के लिए। और अगर इसका आपको फुल पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप हमें डीएम करें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगला बात पैरामीटर की बात करते हैं, प्लेटलेट काउंट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट जमने वाली कोशिकाएं हैं। ये ब्लीडिंग को रोकने वाली बॉडी की कैपेसिटी को इंडिकेट करती है। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख होता है। जो कि ये हर कोई जानता है कि प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4.5 लाख होता है। और इसका जो अगर ये कम होते हैं तो आजकल तो हर किसी को पता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होता है इसेंशियल। ये अगर बढ़ता तो बहुत कम ही कंडीशन में है, और बढ़ता है ये थ्रोम्बोसाइटोसिस में होता है, जिसमें क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, अगर आयरन डिफिशियंसी होगा तो ये बढ़ जाएगा, 4.5 लाख से भी बढ़ सकता है। लो का तो कंडीशन जब भी होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, या डेंगू जिसको कि डेंगी भी बोलते हैं, इन्फेक्शन आईटीपी में, मलेरिया में और ड्रग एडिक्शन में ये लो हो जाता है। इसमें सस्पेक्टेड केस में हम डेंगू, हेमोरेजिक फीवर, आईटीपी और हाइपर प्लेनिज्म जो है सस्पेक्ट करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो डॉक्टर डेंगू का NS1, IgM और IgG प्रोफाइल करवाते हैं, जो कि डेंगू के लिए होता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का टेस्ट करवाते हैं। और ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान हर किसी का अलग अलग हो सकता है। प्लेटलेट को मॉनिटरिंग करना है, एग्रेसिव हाइड्रेशन करना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होता है तो उसमें देते हैं। आजकल घरेलू उपचार में बहुत लोग जो है बकरी का दूध और पपीते का पत्ते का रस भी पीते हैं। वो हमारा घरेलू उपचार है, बट वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट में नहीं आता है। लेकिन पानी जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है। अब अगला पैरामीटर है MPV, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। ये क्या इंडिकेट करता है? ये प्लेटलेट्स के एवरेज साइज को डिनोट करता है, जो कि बताता है कि प्लेटलेट्स कितने नए हैं और एक्टिव हैं। तो 7 to 11 इसका नॉर्मल रेंज होता है एडल्ट में। अब हाई का क्या मतलब है? एक्टिव ब्लड डिस्ट्रक्शन, बोन मैरो इज प्रोड्यूसिंग न्यूअर लार्जर प्लेटर्स रेपिडली। अगर हाई हो रहा है इसका मतलब होता है कि हमारी जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब नए प्लेटलेट बना रहे हैं, इसके कारण जो है हाई हो जा रहा है। और लो का क्या मतलब है? लो का मतलब है एप्लास्टिक एनीमिया, लो प्लेटलेट प्रोडक्शन बाय बोन मैरो। अब कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, कि कभी कभी हमारी प्लेटलेट काउंट कम रहती है और एमपीवी बढ़ जाती है, यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ जाती है और प्लेटलेट काउंट कम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट ही कम है और उसका मीन मीन यानी कि एवरेज ज्यादा हो? ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसलिए होता है कि मीन हम जब भी निकालते हैं तो हम हर किसी का देखते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। मान के चलिए एक बिस्तर है और जिसपे कि 4 लोग बैठ आराम से सो सकते हैं, पर अभी पता चल रहा है ये लोग जो है बहुत कष्ट से सो रहे हैं। लेकिन जब तो हम क्या सोचेंगे कि प्लेटलेट खुद भर भर के हैं, लेकिन जब हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो वो 3 ही है। 3 ही है, फिर भी बहुत कष्ट से सो रहे हैं, जबकि नॉर्मली जो है 4 लोग आराम से सोते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 3 लोग हैं वो मोटे मोटे हो गए। तो जब भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो और एमपीवी यानी मीन प्लेटलेट वॉल्यूम ज्यादा हो, इसका मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि प्लेटलेट जो बन रही है वो मोटी मोटी बन रही है। यानी इसलिए काउंट तो कम है बट मीन ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ तक कि पेशेंट भी कभी कभी डॉक्टर को कंफ्यूज कर देते हैं। तो और ये हमारा जो है क्लिनिकल असेसमेंट है, मैंने खुद इन सब चीज़ को फेस किया है, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। और ऐसे ही क्लिनिकल रिलेटेड रियल फैक्ट के लिए हमसे जुड़े रहे। तो चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे। तो ये है एमपीवी, मीन प्रोटीन का अगर लो होता है तो इसका ये प्लास्टिक एनीमिया, प्लेटलेट प्रोडक्शन बाय बोन मैरो जो कि कम हो रहा है, हो सकता है कि प्लेटलेट्स बन ही कम रही हो या फिर प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा हो।
इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं इम्यून मीडिएटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, जिसको कि आईटीपी कहते हैं, रिकवरी फेज आफ्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये हो सकता है कि पहले प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ हो और अब जो है वो फिर से रिकवरी कर रहा हो, रिकवरी के फेज में हो। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। अब सीरियल प्लेटलेट्स ट्रैकिंग, पेरिफेरल ब्लड फिल्म विजुअलाइजेशन। और ट्रीटमेंट एक्शन प्लान की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी नैरो डिस्ट्रक्शन, एटियोलॉजी, स्पेसिफिक थेरेपिस्ट फॉर आईटीपी। अब बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमसे, ताकि और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे